नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर एग्ज़ाम की, जो कि आपको पता है कि बहुत जल्द होने वाला है, 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो उसी के संबंध में जो हम लोग आर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसकी आज 7वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप इसको कायदे से देखें और जितना भी एक्सप्लेनेशन है उसको कायदे से पढ़ लें। यानी कि एक्सप्लेनेशन अगर आपको आता है अच्छी बात है, कोई चीज़ें छूटती है तो मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। मैं यहाँ पर वही चीज़ें बात कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज़ पढ़ने का अब समय ख़त्म है, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने का समय ख़त्म है। वही चीज़ पढ़ेंगे जितना कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखो लगातार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, और अगर 2025 में 27 जुलाई को आ जाए तो बिल्कुल ताज्जुब मत करना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कि काली मिट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो मृदाओं से मैं एक चीज़ बताऊं, जो मृदा वाला चैप्टर है ना, सोइल वाला, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न बनेंगे। यहाँ से मृदा वाले पार्ट से आप ऐसा मत करना कि केवल आपने मृदा पढ़ लिया कि भैया किसमें ह्यूमस है, किसमें नाइट्रोजन है, किसमें फास्फोरस है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, और किसमें कौन सी खेती की जाती है, बस काम खत्म हो गया। नहीं, आपको पूरी लोकेशन पता करनी है, वो भी मैपिंग से, कि कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि मैपिंग से केवल जियोग्राफी नहीं पढ़ा जाता, हर चीज़ पढ़ी जाती है मैपिंग से। ठीक है, और मैपिंग से चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है, बस इतना कारण है। अगर आपने मृदा वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर मृदा पढ़ लेना। 2 पार्ट में संपूर्ण मृदा कवर है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन क्या, मैंने पूरा थ्योरी बताया है उसमें। तो देखते हैं, इसे रेगुड़ या रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, रेगुड़ या रेगुड़ कहते हैं। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुर मात्रा होती है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है इसमें। एक मिनट, हाँ, तो देखिएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, रेगुड़ मृदा भी कहते हैं और इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है ना। काली मृदा में ध्यान रखना, काली मृदा के बारे में कुछ चीज़ें मैं अगर बताऊँ अलग से तो यहाँ पे बताऊँगा कि थोड़ा सा मैप बना ले तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मान लो इस प्रकार से कुछ है। ठीक है ना, ये जो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और थोड़ा सा नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पे पाई जाती है आपकी काली मृदा। कौन सी पाई जाती है? काली मृदा। ठीक है ना, ये रहा काली मृदा वाला क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से होता है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं उनसे इसका निर्माण होता है। ज्वालामुखी का लावा ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या ज्वालामुखी रहा था? बिल्कुल, पहले कभी रहा होगा ज्वालामुखी। ठीक है ना, इस एरिया में पहले कभी ज्वालामुखी रहा होगा, इस वजह से यहाँ पर काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, काली मृदा छोटे छोटे इधर भी इलाकों में पाई जाती है, थोड़ा सा इधर भी पाई जाती है। ठीक है ना, लेकिन मुख्यतः आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा कर्नाटक, ये वाला क्षेत्र है। अगर मैं बात करूं काली मृदा की, अब देखो बेसाल्टिक चट्टानों के ठंडे होने से या लावा चट्टानों के ठंडे होने से, बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से काली मृदा बनी है। तो क्या लावा में जीवाश्म पाया जाता? नहीं पाया जाता। तो भैया इसमें जीवाश्म नहीं है, याद रखना। इसमें जीवाश्म कह दें या ह्यूमस कह दें या जैविक पदार्थ कह दें, ये सब एक ही है, ये नहीं पाया जाता। ठीक है ना, इसमें क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा, आपको ध्यान रखना है, माली। माली पाया जाता है इसमें। माली, माली का मतलब मैग्नीशियम, इसे शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल से लिथियम मत कर देना, एल से है लाइम, लाइम मतलब पोटास, चूना। ठीक है ना, पोटास, चूना, और आई से है आयरन। तो भाई साहब ये सब इसमें पाया जाता है कायदे से। काली मृदा में जो जल ग्रहण क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है।
जल ग्रहण क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, जब जल ग्रहण क्षमता ज़्यादा है, जल को सोखने की क्षमता ज़्यादा है, इसी वजह से इसको स्वतः सिंचाई वाली मृदा भी कहते हैं, स्वतः सिंचाई वाली मृदा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि जल ग्रहण क्षमता भी ज़्यादा है, और याद रखना काली मिट्टी अगर जब सूख जाती है, सूखने पर गहरी दरारें बनती हैं। क्या बनती? गहरी दरारें बन जाती है। जब दरारें बन जाएंगी तो हम लोग जुताई करते हैं तो क्या होता है, दरारें तो बनाते हैं ना, मिट्टी को पलटने का काम करते हैं, तो सूखने पर दरारें बन जाती हैं, तो इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब चूंकि इसमें कपास की खेती होती है ज़्यादा, कपास की खेती पे पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तो इसी वजह से कपास की खेती होती है, तो इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्लियर है? तो काली मृदा के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल पढ़ लिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ओके, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। हीरा, संगमरमर, रेत, रूबी। अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व, यानी कि जो ये पदार्थ है ना, इनमें कौन सा तत्व पाया जा रहा है ये बताओ। हीरा तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हीरा सबसे शुद्ध रूप होता है कार्बन का। हीरा को कार्बन का अपर रूप कहा जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। हीरा सबसे कठोर तत्व है। ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो बस कार्बन से मतलब है, तो एक का चर कर दो 4, एक का कर दो 4, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, तो एक का कर दिया आपने 4। ठीक है, उसके बाद एक का 4 किस में है, तो पहली बात तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब एक का 4 इन दोनों में है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद संगमरमर, संगमरमर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। संगमरमर किसका बना होता है भाई, ये तो कैल्शियम का बना होता है ना संगमरमर में। संगमरमर कैल्शियम का बना होता है, तो बी का कर दो 1, बी का 1, ऑप्शन डी इज द राइट। अब देखिए थोड़ा सा फैक्ट। रेत, रेत के लिए सिलिका वालू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेत के लिए सिलिका वालू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी का कर दो 2। एक चीज़ ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा यूपी वाले एग्जाम में, यूपी वाले पोर्शन में पढ़ा होगा, यूपी स्पेशल में, कि सिलिका बालू के लिए कौन सा प्रसिद्ध है क्षेत्र, तो सिलिका बालू के लिए प्रयागराज प्रसिद्ध है। ठीक है ना। सिलिका बालू सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, प्रयागराज में। तो याद रखना, सिलिकॉन से क्या, बालू किससे मिलता है, सिलिकॉन किससे मिलती है, बालू से या रेत से। क्लियर है। अब बात करते हैं रूबी। अब या तो एग्जाम में रूबी आ जाए, या नीलम आ जाए, या माणिक आ जाए। क्योंकि इस बार नीलम पूछा गया था आपसे, जो 11 फरवरी आरो हुआ था, नीलम पूछा गया था। ठीक है, तो या तो नीलम आ जाए, रूबी आ जाए, माणिक आ जाए, तीनों एक ही बात है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल होते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल होते हैं ये तीनों, और एल्यूमिनियम दिया हुआ है, यानी कि रूबी का मतलब एल्यूमिनियम। डी का हो गया 3, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है। एक इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है मोती। मैं एक चीज बताऊं, आपने नीलम या माणिक आ जाए तो आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है ये। ठीक है ना। तो मुख्यतः एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम ऑप्शन दे देगा। एक आपसे पूछा जाता है मोती बताओ, मोती किससे किससे मिलकर बना होता है। मोती, जो मोती बना होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भैया कि मोती जो है 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर कैल्शियम कार्बोनेट आएगा ऑप्शन में तब तो ठीक है, वरना इसको कहते हैं एरागोनाइट, एरागोनाइट, एरागोनाइट। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट या एरागोनाइट एक ही चीज़ है। उसके बाद भाई साहब जल, जल की भी मात्रा इसमें कायदे से होती है, मोती आपको जल में ही मिलता है। ठीक है ना। मुझे परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, यानी कि 2 से 4% लगभग लगभग है। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि पूछा भी नहीं जाता परसेंटेज, यहाँ पे केवल पदार्थ पूछा जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट या एरागोनाइट, जल। उसके बाद एक पदार्थ होता है काचियोलिन, कांच
योलिन, कांचियोलिन। ठीक है, तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट या एरागोनाइट, जल और कांचियोलिन से क्या बनता है, मोती। आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो मोती होता है वो किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन में आता है या तो एरागोनाइट, कांचियोलिन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ए और बी दोनों, कांचियोलिन और एरागोनाइट। कांचियोलिन कुछ नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का ही क्रिस्टल है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा नहीं है। तो भाई धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, धावन सोडे को कहते हैं कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बेकिंग सोडा, यानी इसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, खाने वाला सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बिल्कुल सही है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, बिल्कुल सही है। याद रखना नीला थोथा कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है ना। और याद रखना नीला थोथा जो पानी टंकी में फंगस जम जाती है उसको सफाई करने में यूज़ किया जाता है नीले थोथे का, ठीक है, क्योंकि ये वाला उदाहरण कई बार पूछा गया है। टंकी की सफाई में किसका यूज होता है, नीले थोथे का। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या बोल रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसको, सॉरी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बोनेट नहीं होता, कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है ना। और इसका कैल्शियम पीओपी जो है, पीओपी है ये वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका प्रयोग जिप्सम बनाने में भी होता है। जो दंत चिकित्सक होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, जो घरों में भी काफ़ी काम आता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पीओपी जिसको बोलते हैं ना, पुट्टी वगैरह में काम आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला है सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे, ठीक है ना, डिटेल में ऐसे ही पूछा जाता है, यानी कि आपको 4 में से कोई 2 तो पता ही होने चाहिए, तब आप सही कर पाओगे। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, तो याद रखना है क्रोमियम, आयरन और निकिल कार्बन, क्रोमियम, आयरन, निकिल और कार्बन। कार्बन की मात्रा इसमें कम या ज़्यादा हो सकती है, कार्बन की मात्रा कम होगी तो काफ़ी अच्छा बनेगा। जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक, निकिल, कॉपर, जिंक, निकिल। पीतल, कॉपर, जिंक, ये आपने पढ़ा होगा, पीतल में कॉपर, जिंक, और कांसा, कॉपर, टिन, ठीक है। मैंने शायद दूसरे या तीसरे जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि किसमें मिलकर क्या क्या बनता है, ठीक है। तो वो एक बार ज़रूर देख लेना, आप शुरुआत से देख रहे होगे तो पता होगा। तो जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकिल, बी का हो गया 4, बी का 4 एक ही में दिया है, ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है, आगे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, सिंपल प्रश्न है। जल का क्वथनांक, मानव शरीर का ताप, जल का अधिकतम घनत्व और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, यानी कि आपको यहाँ की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप कर पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको हल्के में नहीं लेना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे कि पहले तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ही पिघलना शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ये आपको पता है, बिल्कुल सही, सिंपल। मानव शरीर का ताप ये होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी बोलो सेल्सियस बोलो, डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है शरीर का ताप, ये नॉर्मल होता है। जल का अधिकतम घनत्व, याद रखना जल का घनत्व जो होता है, जल का
0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो बढ़ेगा और आयतन घटेगा। और 4 डिग्री के बाद जैसे जल पहुंचेगा तो आयतन घटेगा, सॉरी आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। इसको मैं अगले पेज पे ले लूँ, थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। कुछ चीज़ें फैक्ट समझिए जल के बारे में है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जाना है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, तो जल का जो घनत्व है वो बढ़ेगा और आयतन घटेगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस को पार किया हमने, उसके बाद जल का घनत्व घटेगा और आयतन बढ़ेगा। वैसे भी किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन जल ही ऐसा है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन पहले घटता है, उसके बाद पहले घनत्व बढ़ेगा, उसके बाद 4 के बाद घनत्व घटेगा और आयतन बढ़ेगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला याद कर लेना है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये फार्मूला आपको याद कर लेना। यही फार्मूले से आपको कई सारे प्रश्न बनते हैं। PCS 2024-22 दिसंबर को यही फार्मूला पूछा गया था। इस फार्मूले से आपको काफ़ी चीज़ें आसानी हो जाएंगी। जैसे अब हमारा जो प्रश्न था, देखिएगा हमारा जो प्रश्न था कि जल का क्वथनांक, तो भाई जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो हमें केल्विन में सब निकालने हैं। देखो यहाँ पे के दिया हुआ है, केल्विन में सब निकालने हैं, है ना। तो इसका मतलब है हम एक काम करते हैं, केल्विन का ही संबंध ले लेते हैं, ठीक है ना। तो C/5, हमें C का पता है क्योंकि K-273/5, यही तो होता है फार्मूला, शायद मैंने यही लिखा है, बिल्कुल सही, K-273/5। अब आते हैं जल का क्वथनांक, भैया 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जैसे ही जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, देखो 5 से 5 तो पहले ही कट गया, 100 लिखेंगे, K-273, तो K बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 373। ये क्या है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 373, तो 373 जल का क्वथनांक है, तो A का हो गया 3 और A का 3 हो गया, तो पहले तो A और C तो तुरंत उड़ाओ, ठीक है। उसके बाद जल का अधिकतम घनत्व ले लो भाई। जल का अधिकतम घनत्व मैंने कहा था कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर घनत्व होगा तो हम 4 लिख दें बराबर K-273 लिख दें, तो K बराबर कितना हो जाएगा, जो जाएगा 277 हो जाएगा। तो जल का घनत्व 277, तो जल का घनत्व 277 यानी कि C का हो जाएगा 4, C का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट, देखिए मैं सामान्य ताप की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य ताप आपका पॉइंट में है तो हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए जिसने ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर सामान्य ताप को आपने पढ़ा है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 310 केल्विन होता है। बी का होता है 2, तो बी का 2 ही होता है, ठीक है ना, यानी कि बी का 2, ऑप्शन डी इज़ द राइट। मेरी बात आप समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो ओरली याद होती हैं, जैसे शरीर का ताप 310 डिग्री केल्विन होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का ताप, ठीक। बाकी इसको करोगे तो फ़ारेनहाइट से निकालना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट और केल्विन के संबंध से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के 1 नंबर आराम से कर सकते हो। कैसे, ये फार्मूला रट के, ये फार्मूला जरूर रट लेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। मौलिक अधिकार अनुच्छेद, तो सिंपल प्रश्न है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद पूछा है। अस्पृश्यता का अंत जो कि है 17 में, ये सही है। गिरफ्तारी के निरोध के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, 1 मिनट रुकिएगा। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण 23 में नहीं है, ठीक है ना, 23 में नहीं है। ये किस में है, ये है 22 में। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है, बिल्कुल सही है। 22 में है, तो 23 में क्या है, 23 में है बलात् श्रम, बलात् श्रम निषेध, यानी कि हम जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराएंगे। 24 में क्या है, बाल श्रम निषेध, हम बच्चों से मजदूरी नहीं कराएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, भाग 3
यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का जो है एक स्टेटमेंट काफ़ी आता है। मौलिक अधिकारों का बात या मौलिक अधिकारों की अवधारणा या मौलिक अधिकारों को भारत में देने की बात भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं था। ये किस में था खासकर पूछा जाता है, था बहुत चीज़ों में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गहन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, सीरी फोर्ट का निर्माण, सुल्तानगढ़ी का निर्माण। देखिएगा, याद रखना कि ये सब दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। दिल्ली सल्तनत में जब कभी एक क्लास लूँगा दिल्ली सल्तनत के जो निर्माण कार्य हैं, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का निर्माण कार्य मैं आपको बता दूंगा, उसी में लगभग काफ़ी 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेहतरीन काफ़ी चीज़ें बनी हैं दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि जो निर्माण कार्य है वो भी, जो प्रमुख विभाग बने थे वो भी, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। एक क्लास ले लेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तो भाई ऐबक ने बनाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये भी ऐबक ने बनाई थी। सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश। लेकिन फिर भी ध्यान देना है कि ऐबक ने सबसे पहले, मैं ओरली बोल रहा हूँ, ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, उसके बाद कुतुब मीनार बनवाया था, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। यानी कि सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी, और उसके बाद है कुतुब मीनार, और उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2-1 आएगा। उसके बाद 4-3, तो 4-3 ऑप्शन बी इज द राइट। इल्तुतमिश आएगा ना, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जो कि उत्तर भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की, उत्तर भारत की पहली मस्जिद कही जाती है, ठीक है ना, पहला मकबरा और पहली मस्जिद, ध्यान रखिएगा। सीरी फोर्ट का निर्माण एके ने किया था, इसी में 1000 खंबा बना है। और सीरी फोर्ट का निर्माण मंगोलों से बचने के लिए बनवाया था, इसने मंगोलों के विरुद्ध बनवाया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, और अजमेर की जो चौहान शासक थे अजमेर के, उनका बनाया गया, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो विग्रहराज फोर्थ, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखना, अजमेर में चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ के संस्कृत भवन को तोड़कर बनवाया था, संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूट्रिफिकेशन या यूट्रोफिकेशन कहीं कहीं लिख कर आता है, यूट्रोफिकेशन, ध्यान रखिएगा। सुपोषण क्या है, अच्छा प्रश्न है ये भी। आज के प्रश्न सारे अच्छे हैं, आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं सुपोषण है क्या। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ध्यान दीजिए क्या है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ। ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यानी कि जो सुपोषण है वो ऑक्सीजन को कम कर देता है, बिल्कुल सही है। अभी कैसे है देखेंगे। और ये जल निकाय में पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यानी कि पोषक तत्व को कम कर देता है, पोषक तत्व की मात्रा को कम कर देता है, तो ये भी सही है। अब कैसे सही है देखते हैं। यानी कि सुपोषण, देखो यहाँ पे सुपोषण है, यहाँ पे आप थोड़ा सा हिंदी वाला दिमाग लगा लोगे कि यार सुपोषण है, और हमने हिंदी में पढ़ा है सुपोषण कुपोषण। कुपोषण गलत होता है, सुपोषण अच्छा होता है। तो भाई ऑक्सीजन को कम कैसे करेगा,
ये तो सुपोषण लिखा है ना, कुपोषण होता तो कम कर देता, ये तो सुपोषण है, मतलब ये गलत है पहला। और 2 ही लग रहा है तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जबकि गलत है भाई साहब। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों। कैसे समझेंगे, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। वैसे मान लो एक ये झील है, थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक झील है। सुपोषण झील भी आता है या सुपोषण लिखकर आता है, ठीक है। सुपोषण झील है मान लो। अब होता क्या है समझिए, इस झील में कुछ मछलियां हैं, ठीक है ना, कुछ मछलियां हैं, कुछ पादप प्लवक हैं यानी कि पौधे, पेड़ पौधे हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, है ना, सूक्ष्म जीव होंगे। और जल में आपको पता है क्या होता है, जल में होता है ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि जल में पूरी तरीके से भरपूर ऑक्सीजन होती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, जल में नील हरित शैवाल का जन्म होता है, नील हरित शैवाल, काई जिसको कहते हैं, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल क्या करती है कि भाई इसको तो चाहिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। भाई जिंदा रहने के लिए कोई भी है, जल में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो मछलियाँ हों, चाहे पादप प्लवक हों। पादप प्लवक तो चलो ऑक्सीजन देते हैं, तो कुल मिला के ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो नील हरित शैवाल जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, और इतना बढ़ जाते हैं कि इनको कहा जाता है शैवाल प्रस्फुटन, यानी कि नील हरित शैवाल प्रस्फुटन, ठीक। अब जब ऑक्सीजन ले रहे हैं कायदे से, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी कि कम होगी, तो भाई ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होगी ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। और यहाँ पर जो गंदगी आ रही है, चाहे वो मछलियों का गंदगी हो या कोई भी सूक्ष्म जीव की गंदगी हो, उनको नष्ट कौन कर रहा है, अपघटन कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीवों का अपघटन कौन करते हैं, सॉरी मतलब जो गंदगी का अपघटन कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं, खा जाते हैं उनको। तो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन तो सारा नील हरित शैवाल ले गए, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो जो गंदगी है उसका अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो जो गंदगी है वो बढ़ती रहेगी, बिल्कुल, चाहे मछलियाँ कोई मर जाए वो भी बढ़ती रहेंगी, कुछ भी हो जाए गंदगी बढ़ती रहेगी। यानी कि ऑक्सीजन की हो गई कमी, जल हो रहा है गंदा, एक मिनट रुकिएगा, मैंने बताया ऑक्सीजन की हो रही है कमी, जल में गंदगी बढ़ रही है, गंदगी को खाने के लिए सूक्ष्म जीव बचे नहीं है, क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो कम हो गई, तो जल प्रदूषण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जल प्रदूषण बढ़ेगा। तो इसी को कहा जाता है जल प्रदूषण, और इसी को कहा जाता है सुपोषण झील। जिस झील में होता है उसी को कहा जाता है सुपोषण झील। अब आपको पता लग गया होगा कि सुपोषण है क्या। सुपोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जो पोषक तत्व होता है संवर्धन की घटना हो जाती है। क्लियर है, तो अब समझ में आ गया होगा कि है क्या ये। सुपोषण का मतलब है कि नेगेटिव सेंस में जाएगा ये, ठीक है, इतना याद रखो बस। अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि जल की मात्रा में एक होता है बीओडी, याद रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी अगर ज़्यादा है, जल प्रदूषण भी ज़्यादा है। बीओडी ज़्यादा है तो जल प्रदूषण भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब जल प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। बीओडी ज़्यादा, जल प्रदूषण ज़्यादा। क्लियर है, चलते हैं आगे। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, सिंपल। मैंने आपको कल वाले वीडियो में जिसमें मैंने आपको प्रमुख द्वीप कराए थे,
इंडोनेशिया के पूरे द्वीप कराए थे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आता है सुमात्रा, फिर जावा, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, तिमोर, सुलावेसी। तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बांध है, नदी है, करीबा, ग्रैंड कुली, थ्री गॉर्जेस, आशवान। बांध में ये है कि बांध में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट नदियों में पढ़ लेना है कि कौन सा बांध कहाँ पे है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा डिटेल प्रश्न नहीं आते। जैसे करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, अफ्रीका में, और जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात भी है। ध्यान रखना, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात भी है, विक्टोरिया जलप्रपात। एक का हो गया 4, तो एक का 4 इसमें भी है, इसमें भी। आशवान बांध नील नदी पर है, मिस्र की जीवन रेखा नील नदी को, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, तो आशवान बांध नील नदी पे है। और आशवान बांध के पीछे नासिर झील भी है, नासिर झील। डी का हो गया 2, डी का हो गया 2, ऑप्शन बी इज द राइट। थ्री गॉर्जेस की बात करें तो ये यांगटीसी नदी पर है, यानी कि चीन में है, और ग्रांड कुली आपका कोलंबिया में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारत के अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है? ओके, लौह या लौह या अलौह खनिज, यहाँ पर मिनरल्स की बात हो रही, खनिज की बात हो रही है। किस शिलाक्रमों में है या किस चट्टानों में पाए जाते हैं? पहली बात तो चट्टानों का क्रम पता होना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न आता है कि आर्कियन, धारवाड़, हड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ये क्रम अच्छा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये क्रम में है। पहली बात तो क्रम पूछता है तो क्रम बता देना है। दूसरी चीज, सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन, सबसे नई गोंडवाना। ध्यान देना, नई के सिरे से पूरा क्रम लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पुरानी आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद विंध्यन, और सबसे नई गोंडवाना है। जो धारवाड़ है, इससे हमें ध्यान रखना धात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक खनिज, चाहे वो लौह हो चाहे अलौह धात्विक खनिज हो, यहाँ से हमें धात्विक खनिज मिलते हैं। हड़प्पा विंध्यन से हमें चूना हो गया, पोटास हो गया, संगमरमर हो गया, लाइम हो गया, ये सब मिलता है। चूना पत्थर हो गया, ये सब। गोंडवाना से हमें कोयला मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान से कोयला मिलता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? लौह अलौह खनिज, यानी कि धात्विक खनिज की बात हो रही है, चाहे वो लौह हो चाहे अलौह हो। धारवाड़ आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। आगे चलते हैं। वन प्रकार है, प्रदेश है, तो हमें मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक, देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लेकर बताऊंगा, ठीक है, देखिएगा। देखिए, वनों में अगर मैं कहूं भारत में तो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैं ओरली बोलूं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या अर्धपर्णपाती। अब उसमें भी आपका आर्द्र पर्णपाती है या शुष्क पर्णपाती है, वो 2 भागों में बंटता है। उसके बाद आपका कांटेदार वन भी आते हैं, उसके बाद आपका अल्पाइन वन भी आते हैं, कुछ आपके डेल्टाई वन भी आते हैं। डेल्टा वन यानी कि जिसमें मैग्रो वनस्पति पाई जाती है प्रमुख तौर पर। ठीक है, अब देखिएगा, हमसे पूछा गया है जो प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले तो हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से भारत का मैप बन गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ मैं बना दूँ, उसके बाद बेटर रहेगा।
जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक है, अब देखिएगा हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखते हैं। सॉरी, कहाँ पहुंच गए? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। याद रखना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती का मतलब क्या है कि जहां पर पर्णपाती हो लेकिन आर्द्र हो, थोड़ा गीला हो। आर्द्र मतलब कैसे होगा? गीला, जहां बारिश होगी वही तो होगा। तो ये वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखना, आर्द्र पर्णपाती वाला। तो आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र आपका एक तो पश्चिमी घाट के पूर्वी इलाके में, ध्यान रखना पश्चिमी घाट के पूर्वी इलाके में, ये आपके तराई क्षेत्र में, ध्यान रखिए तराई क्षेत्र में, थोड़ा सा एमपी और यूपी बिहार वाले क्षेत्र में, और आपका राजस्थान के, सॉरी राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, जी वाला क्षेत्र इतना पाया जाता है। ठीक है ना, प्रमुख। और इधर राजमहल की पहाड़ियां पर चले जाओगे तो ये वाले क्षेत्र में। बस ये क्या है, मैंने लाल से बनाया है ना, तो लाल से मैं लिख देता हूं आर्द्र पर्णपाती। ठीक है, अब आर्द्र पर्णपाती में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, मैं ओरली बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। आर्द्र पर्णपाती में ध्यान देना है आपका, जैसे सागवान हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया। ध्यान दीजिए, सागवान, साल, शीशम, आपका आंवला, महुआ और चंदन। ये प्रमुख 6 मैंने बताए हैं, यही 6 आपसे बार बार पूछे जाते हैं, सागवान, साल, शीशम, चंदन, आंवला और महुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमसे पूछा गया है शुष्क पर्णपाती। एक मिनट रुकिएगा। शुष्क पर्णपाती की बात करें तो ये कहाँ पे है? शुष्क पर्णपाती को मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। शुष्क पर्णपाती आपका आता है राजस्थान के पूर्वी इलाके में। तो पश्चिमी इलाके में क्या आता है? पश्चिमी इलाके में आता है कांटेदार वन। ठीक है, पश्चिमी इलाके में कांटेदार वन है, पूर्वी इलाके में शुष्क पर्णपाती है। और शुष्क पर्णपाती कहाँ पे है? शुष्क पर्णपाती जहाँ पे हल्की वर्षा होती है दक्षिणी क्षेत्र में जी। ठीक है, और यूपी बिहार के थोड़े से क्षेत्र में और एमपी वाले क्षेत्र में भी शुष्क पर्णपाती है, इधर साइड। ये रहे शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती में पेड़ कौन कौन से हैं? तो जैसे खैर है, खैर वृक्ष बहुत पूछा जाता है। तेंदू है, खैर तेंदू, तेंदू जिससे बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी से है ना। खैर, तेंदू, पलास, अमलतास, ये प्रमुख पेड़ है, वन है जो शुष्क पर्णपाती में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं सदाबहार की बात करूं तो सदाबहार को मैं ब्लू से बना देता हूं, ये ब्लू से। सदाबहार वहां पाए जाएंगे जब बहुत वर्षा होगी कायदे की। तो कहाँ होगी सदाबहार? तो ये देखो, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तरफ, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तरफ पूर्वोत्तर भारत में ये कायदे से सदाबहार पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर ये लिख देता हूं मैं सदाबहार। सदाबहार वन कहाँ पाए जा रहे हैं? कौन कौन से पाए जा रहे हैं सदाबहार वन? तो महोगनी, रोजवुड, एनी, एबनी, ताड़, बांस, ये प्रमुख वृक्ष हैं जो कि सदाबहार के हैं। क्लियर है? अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन आपका सबसे ज़्यादा हिमालयी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर हिमालय में। देखिए यहाँ पर हिमालय दो है ना, दो भागों में बटा है। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। हिमालय एक तो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय, और एक है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में विस्तार ज़्यादा है, विस्तार ज़्यादा है, यानी कि पूर्वी हिमालय शुरू हो रहा है
आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, फिर उसके बाद उपोष्णकटिबंधीय, फिर उसके बाद शीत, फिर उसके बाद शीतोष्ण, फिर उसके बाद अल्पाइन, फिर उसके बाद हिम चादर, ठीक है ना, टुंड्रा, उसके बाद हिम चादर, ठीक है। तो ये कई सारे हैं। जबकि पश्चिमी हिमालय में देखेंगे तो आपका उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, उसके बाद अल्पाइन, ठीक है। तो अल्पाइन दोनों तरफ है, लेकिन विस्तार पूर्वी का ज़्यादा है, पूर्वी हिमालय का ज़्यादा है वनों के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, तो मैं अब मिलान कर देता हूँ। तो जैसे अल्पाइन है, तो अल्पाइन हिमालय में मैंने बताया, हिमालय कहाँ है, गंगा मैदान में है क्या, नहीं, सह्याद्री में है, नहीं, तराई में है, नहीं, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सी का कर दो 1, सी का 1 कर दिया, तो ये हटाओ, ये हटाओ। आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, सदाबहार देखो पहले, सदाबहार कहाँ पर, सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी तरफ है खासकर, ठीक है। डी का कर दो 2, डी का 2 कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट। अगर मैं शुष्क आर्द्र पर्णपाती की बात करूँ तो आर्द्र कहाँ पे है, तराई क्षेत्र में है, तराई क्षेत्र वर्षा होती ठीक ठाक। और शुष्क की बात करूँ, तराई क्षेत्र, शुष्क की बात करूँ तो ये गंगा का मैदानी भाग, यानी कि एमपी यूपी वाला क्षेत्र या बिहार वाला क्षेत्र, तो वो गंगा का मैदानी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वनों को कायदे से पढ़ना है, क्योंकि वनों से प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। आगे चलते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 2 धर्म है इंपॉर्टेंट, याद रखना। बौद्ध धर्म बोला है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म पुद्गल में विश्वास करते हैं, कर्म सत्ता में विश्वास करते हैं। लेकिन जैन धर्म आत्मा में भी मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा के सत्ता में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, गलत। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, पुनर्जन्म मानता है। और बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक कथाओं में है। किसमें है? जातक कथाओं में। लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, आत्मा की सत्ता में नहीं मानता। और ये कह रहा है आत्मा की सत्ता नहीं है, बिल्कुल सही, आत्मा की सत्ता में नहीं मानता, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर का सही है, कारण सही है और ए गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट। आगे चलते हैं। धर्म में, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, संलेखना। तो संलेखना क्या है? संलेखना एक प्रथा है, संथारा प्रथा भी कहते हैं इसको, संलेखना या संथारा प्रथा भी कहते हैं। इसमें जो जैन होते हैं ना, जैन धर्म के लोग, वो अपने प्राण त्याग देते हैं उपवास व्रत करते करते। जैसे संलेखना प्रथा से प्राण त्यागे थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC में संलेखना प्रथा से प्राण त्यागे थे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उपवास द्वारा प्राण त्याग, ऑप्शन बी इज द राइट। आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन, शाक्य दर्शन, योग दर्शन, मतलब प्रमुख भारतीय दर्शन है, उनको किसने दिया है? तो सबसे प्राचीन दर्शन है शाक्य दर्शन, जिसको कपिल ने दिया था। शाक्य दर्शन कपिल ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। और शाक्य दर्शन कहता है कि आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता। शाक्य दर्शन, ध्यान दीजिए, आत्मा की आवागमन पर विश्वास नहीं करता, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। आत्मा की आवागमन, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। योग दर्शन कपिल ने दिया, योग पतंजलि ने दिया, योग पतंजलि ने दिया। न्याय दर्शन गौतम ने दिया और वैशेषिक कणाद ने दिया। याद रखना, कणाद वैशेषिक दर्शन और कणाद ने ही परमाणुवाद का जनक माना जाता है, कणाद को परमाणुवाद का जनक। और परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया, वो आधुनिक भारत में आ गया, ठीक है ना। न्याय गौतम ने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सा का कपिल, तो बी का हो गया 4, बी का 4 एक ही में है, ऑप्शन इज द राइट। और शाक्य दर्शन एक और कहता है, एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप दुखी हैं इसका मतलब है आपके पास ज्ञान की कमी है। अगर आपको दुख से बाहर आना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? ये स्टेटमेंट ये शाक्य दर्शन का है, ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फल, पौधरोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य, जूट, चाय, गन्ना, रबड़, ये तो शायद पहले हम लोग कर चुके हैं ना। जूट पश्चिम बंगाल में है, भारत में पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे भारत में। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट एक बंदरगाह है जिसको, जहाँ पे हल्दिया बंदरगाह है उसी को जूट बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है ना। जूट खरीफ की फसल है,
जूट नकदी फसल है। ए का हो गया 4, ए का 4, ऑप्शन इज द राइट। हो गया एक ही में। रबड़ की बात कर लें तो भाई रबड़ जो है केरल में है, उसके बाद त्रिपुरा में है। चाय की बात कर लें तो पहले नंबर पे असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है, ध्यान दीजिएगा। गन्ने की बात करें तो भाई गन्ना उत्तर प्रदेश में है। और विश्व में गन्ना ब्राज़ील में है। विश्व में गन्ना उत्पादक ब्राज़ील में, भारत में उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक, आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न होते हैं समाप्त, एंड। आज हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ों को चर्चा की है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपने को रिवीजन करना है, यानी कि एक प्रश्न से हम कितने प्रश्न निकाल सकते हैं, उसका पूरा कुंडली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से करोगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी। अपने नोट्स को कायदे से पढ़ना है, लास्ट टाइम है, रिवीजन बहुत करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।